A hydrogen atom changes its state from n equal to 3 to n equal to 2. Due to recoil, the percentage change in wavelength of emitted light is approximately. क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इतना नहीं है कि आप समझ ना पाए, कोशिश करेंगे समझ में आएगा। दीज आर दी एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है। और यहाँ पर जो एनर्जीज होती हैं -13.6 EV, यहाँ पे -3.4 EV। ये कैसे आ रहा है? दरअसल 13.6 बाई 1 स्क्वायर, 13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा डिवाइड बाई 4, तो ये 3.4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में 13.6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यानी कि 9, ये आपका आ जाएगा 9 1 जा 9, 1 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में ये आपका 4 आएगा और ये आपका 5 1, इस तरह से एनर्जी आ जाएगा। याद भी रहती है कुछ लोगों को, नहीं भी रहती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n बराबर 3 से n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिटर्न हुआ है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर एनर्जी एमिट होगी। कितनी एनर्जी एमिट होगी? डिफरेंस ऑफ दिस टू, 3.4 में 1.51 आप माइनस कर लो, तो यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 13 में से 5 जाएगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और इसी एनर्जी को अगर हम hc बाई लैम्डा से इक्वेट कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा निकालना नहीं है। अब आगे आप थोड़ा रीड करिए। कह रहे हैं ड्यू टू रिकॉइल। ये क्या है? दरअसल ये एटम है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ऑर्बिट्स हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर होता है नीचे की डायरेक्शन में तो फोटोन निकलता है। उस फोटोन की वेवलेंथ, एनर्जी, ये सब निकालना मैंने आपको सिखा दिया। तो जनरली या मोस्टली ऐसा होता है कि जब ये फोटोन निकलता है तो ये एटम पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मान लिया जा रहा है यहाँ पे कि इसको किसी ने पकड़ रखा है। तो यहाँ पर ये फोटोन हमने इस अलग कर दिया, इससे बाहर निकाल लिया और इससे हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। ई की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे। ई की वैल्यू 1.89 है, बट अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं, वैल्यू नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पर जब इसको एटम को किसी ने पकड़ के रखा हुआ है तो इसके निकलने की वजह से इसमें बैकवर्ड रिकॉइल की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें जो एनर्जी होगी दैट विल बी 0। जो एनर्जी यहाँ पर लोअर डायरेक्शन में जो ट्रांजिशन हुआ है, एमिट हुई है, सारी की सारी फोटोन में आ गई। वो जो एनर्जी है ई, उसका एक भी पार्ट इसमें नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा अभी इसको किसी ने पकड़ के रखा है, रिकॉइलिंग हुई नहीं है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये जो एनर्जी ई एमिट हुई है, यहाँ पर एमिट हुई है, फोटोन के फॉर्म में एमिट हुई है। क्या इस फोटोन में केवल एनर्जी है या मोमेंटम भी है? मोमेंटम होता है ई बाई सी, एनर्जी डिवाइड बाई सी, ये फोटोन का मोमेंटम होता है। अब यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि जब किसी ने इसको पकड़ रखा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल फिर दैट टाइम वैलिड नहीं माना जाएगा। मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल वैलिड तब होता जब इसके अंदर से फोटोन निकलता और इसको किसी ने पकड़ के ना रखा होता, तो जितने मोमेंटम से ये आगे जाता उतनी से ये पीछे चला जाता। तो यहाँ पर अब मैं मान के चल रहा हूँ कि इसको जिसने भी पकड़ रखा था रिलीज कर दिया, और जब ये इलेक्ट्रॉन का जंप हुआ है 3 से 2 की तरफ, तो जो उससे एनर्जी एमिट हुई है उसकी वजह से यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, सारी की सारी एनर्जी इसमें नहीं जाएगी। कैसे? मैंने कहा कि ई बाई सी मोमेंटम इसका होगा और इसको किसी ने अगर पकड़ रखा है तो रिकॉइलिंग नहीं होगी, लेकिन अगर फ्री है तो बैकवर्ड रिकॉइलिंग होगी और मोमेंटम ऑफ रिकॉइल ये ई बाई सी होगा। ये आपने कहा है मोमेंटम ऑफ रिकॉइल। मोमेंटम अगर किसी चीज़ का पता है तो क्या उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं? देखना पड़ेगा कि वो फोटोन है या मटेरियल पार्टिकल है। अगर फोटोन है तो एनर्जी बाई टाइम कर देंगे, एनर्जी बाई सी कर देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा
कि E/c ये मोमेंटम है, हमने इसमें c से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका एनर्जी आ जाएगा। नहीं, ये मटेरियल है। मटेरियल के लिए जब मोमेंटम अगर नोन है तो एनर्जी निकालने के लिए हम p²/2m यूज़ करते हैं। तो यह आ जाएगा E² डिवाइडेड बाई 2 देन mc²। ये समझ में आया आपको? ये एक्चुअली आपने निकाला क्या है? ये एनर्जी है, मोमेंटम नहीं है। अगर इसको किसी ने पकड़ रखा है तो इसमें ना काइनेटिक एनर्जी आएगी ना मोमेंटम आएगा। लेकिन अगर ये फ्री है तो इसमें बैकवर्ड मोमेंटम E/c आएगा और ये एनर्जी आएगा। टोटल एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन E जनरेट हुई थी, उसमें से E²/2 mc² ये खुद ले गया। तो फिर फोटोन के लिए कितनी बची? E में से आप यही जो एटम ने ले ली है माइनस कर दीजिए, ये आ गई एनर्जी फोटोन की। तो अगर रिक्वायलिंग ना होती और फिर वेवलेंथ निकालना होता तो इसको sc/λ से इक्वेट करते, और रिक्वायरिंग अगर कंसीडर्ड है देन वेवलेंथ निकालना है तो फिर यहाँ से निकलेगा। क्लियर हुआ? ये आपका लैम्डा जाहिर सी बात है कुछ अलग आएगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जो वैल्यू होगी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम होगी। इसी वजह से अब एक और ट्रिक लगा रहे हैं, वो वैलिड है। E हम लिखेंगे sc⁻⁻1 और फिर लॉग ले करके डिफरेंशिएट करने वाला। अब मैं ये दिखा नहीं रहा हूँ करके, एरर में आपने 20 बार किया वैसा ही लॉग लेके डिफरेंशिएट करके जब करेंगे तो E की जगह आ जाएगा DE/E और लैम्डा की जगह आ जाएगा dλ/λ, एक माइनस भी आएगा जो ये बताएगा कि अगर यहाँ पर E में डिक्रीमेंट हुआ है, जैसा कि फोटोन में डिक्रीमेंट हुआ है, तो वेवलेंथ उसकी बढ़ जाएगी। मतलब जितनी एक्सपेक्टेड थी वेवलेंथ, अगर रिक्वायलिंग हो गई तो वेवलेंथ जो एमिट होगी वो उससे ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी शेयर समथिंग एटम खुद ले लिया है। अब प्लस माइनस का यहाँ इतना मेजर कंसर्न नहीं है। अब यहाँ पर आप DE निकाल लो, ये है आपका एनर्जी पहले वाला, ये है एनर्जी बाद वाला। तो ये जो अमाउंट है जो इसके पास रह गया वही तो DE है ना, तो यहाँ पर DE रख दो। तो ये हो गया E² डिवाइडेड बाई 2 mc² एंड डिवाइडेड बाई E। तो ये आपका डेल्टा λ/λ मैग्नीट्यूड वाइज मैं बात कर रहा हूँ, ये E/2 mc² आ जाएगा। हो सके तो इसे आप याद कर लो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बनाया गया रिजल्ट है। एग्ज़ाम में तो चांस कम ही है कि आप इसे बना पाओ, इसलिए याद कर लो। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू E की ऑलरेडी हमने निकाली थी 1.89, ये हो गया 1.89। देखिएगा यूनिट ध्यान से, EV के साथ रखा मैंने, जूल में नहीं किया है। और M ये किसका मास है? ये मास है आपका एटम का, जो कि दिया है इन्होंने ये, लेकिन हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। इसका मास करस्पॉन्डिंग टू डैट 938 देन MeV/c² होता है एंड मल्टीप्लाइड बाई c²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल आप जैसे MeV को लिख सकते हो EV एंड मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। तो ये हो गया 1.89, देन ये हो गया 2, देन 938 एंड देन 10⁶। बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा। और आप यहाँ पर इस 938 को लिख सकते हो क्या? 0.938 तो 10⁻³ और आएगा ना, तो ये आपका 10⁹ हो जाएगा, राइट। और ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद लगभग इसके बराबर ही हो जाएगी। तो 10⁻⁹ आया। परसेंटेज में नहीं है, ये परसेंटेज में निकालना है। क्वेश्चन आप नोटिस किए हो तो ये परसेंटेज में है। तो अभी आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7, यानी कि आप कह सकते हो 1 × 10⁻⁻7। तो n की वैल्यू यहाँ से 7 के बराबर हो गई।